दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल मार्का सियासत भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि रेवड़ी सियासत के उस्ताद केजरीवाल के सारे पैंतरे बुरी तरह से पिट गए और खुद केजरीवाल भी हार गए। जनता के सामने मुफ्त का चुग्गा डालकर घोटालों की झड़ी लगाने वाले केजरीवाल चारों खाने चित हो गए और ऐसे चित हुए कि अब तक हार के सदमे से उभर नहीं पाए। आमतौर पर सहयोगी नेता के घर चुनावी जीत की बधाई देने जाते हैं, लेकिन केजरीवाल के घर नेताओं की लाइन उन्हें दिलासा देने के लिए लग रही है। नेता आते हैं, कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देते हैं और केजरीवाल उन्हें अपना दुखड़ा सुनाकर अपना गम गलत करते हैं। कांग्रेस को इंडी गठबंधन से निकाल फेंकने का दम भरने वाले केजरीवाल अब रो रो कर सबको ये कहानी सुना रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया और कैसे उनका बंटाधार हो गया। केजरीवाल से मुलाकात के बाद संजय राउत ने पूरी कहानी विस्तार से सबको बताई। संजय राउत ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सभी विजेताओं से मुलाकात होती है। एक संघर्षशील नेता हार के बाद दुखी हो तो उससे मिलकर संवेदना प्रकट कराना हमारा कर्तव्य था। बातचीत के दौरान उनकी उदासी साफ झलक रही थी। केजरीवाल का कहना है, कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में भाजपा को नहीं, हमें हराना चाहती थी। संजय राउत ने सामना में लिखे अपने लेख में आदित्य ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बैठक में जो बातचीत हुई उसकी जानकारी सार्वजनिक की और इसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन की पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की हठ धर्मिता के चलते ऐसा संभव न हो पाया। आदित्य ठाकरे से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने जो जानकारी दी वो कांग्रेस की गठबंधन संबंधित नीतियों को एक्सपोज करती है। और इस बातचीत में जब केजरीवाल से ये पूछा गया कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ होता तो बेहतर होता, केजरीवाल ने गठबंधन होने नहीं दिया, ऐसा आक्षेप है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मैं पूरी तरह से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में था। केजरीवाल ने वजह बताते हुए कहा कि जब मैं जेल में था तब हरियाणा में चुनाव हुए थे। राघव चड्ढा हरियाणा का काम देख रहे थे, वे मुझसे जेल में मिलने आए थे। मैंने उनसे कहा हमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही होगा, आप सीटों का बंटवारा तय करें। केजरीवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमसे एक सूची मांगी, हमने 14 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची दी। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको 6 सीटें देंगे। मैंने राघव से कहा कोई बात नहीं, 6 सीटें ले लो। हम 2 कदम पीछे आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि केसी वेणुगोपाल से मिले, वे फाइनल करेंगे। इसके बाद केजरीवाल ने आगे बताया कि राघव चड्ढा ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो 6 सीटें संभव नहीं है, हम 4 सीटें देंगे। आप हमारे हरियाणा प्रभारी बावरिया से मिले। चड्ढा मुझसे जेल में मिलने आए, मैंने कहा ठीक है 4 सीटें ले लो। चड्ढा बावरिया से मिलने गए, तब उन्होंने 4 का प्रस्ताव भी ठुकरा दिए। वे बोले कि हम 2 ही सीटें देंगे। मैंने फिर चड्ढा को संदेश भेजा कि ठीक है 2 सीटें ले लो। राहुल गांधी बॉस हैं और उनके वचन देने के बावजूद हमें 6 सीटें नहीं मिली, 4 से 2 पर आ गए। उन 2 सीटों के लिए राघव चड्ढा ने आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की और फिर उन्होंने भाजपा के गढ़वाले इलाके में हमें 2 सीटें ऑफर कर दी। ये कांग्रेस की गठबंधन धर्म की व्याख्या है। हम क्या करेंगे? ऐसा हुआ हरियाणा में। दिल्ली में भी कुछ अलग नहीं हुआ। वे भाजपा को हराना नहीं चाहते थे, वे मोदी विरोधी केजरीवाल को हराना चाहते थे। ये सब कहते वक्त केजरीवाल की व्यथा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अरविंद केजरीवाल और बाद में आतिशी मरलेना ने 1-2 नहीं पूरे 5 साल तक अपनी सरकार के घोटालों की कहानी को दबा कर रखा, उन घोटालों की जिनका खुलासा CAG ने अपनी रिपोर्ट में किया था। लेकिन अब यह रिपोर्ट मार्च के पहले हफ्ते तक सदन के पटल पर रख दी जाएगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके कैबिनेट के 6 सहयोगियों को मुसीबतों का सामना करना होगा। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के सभी प्रमुख विभाग शामिल हैं। आबकारी विभाग से लेकर मुख्यमंत्री आवास के निर्माण तक की जांच की रिपोर्ट इसमें शामिल है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में पेश होने पर कौन कौन से विभाग दायरे में आएंगे और उन विभागों के तत्कालीन मंत्रियों की किस तरह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के दायरे में आबकारी, PWD, स्वास्थ्य, शिक्षा, यमुना, DTC विभाग है। CAG रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई अहम फैसले कैबिनेट या दिल्ली उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना मनमाने ढंग से लिए गए। शिकायतों के बाद भी सभी संस्थाओं को बोली लगाने की इजाजत दी गई। इन 14 लंबित CAG रिपोर्ट्स में से 11 अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री काल से संबंधित है और ये रिपोर्ट्स DTC और मोहल्ला क्लिनिक्स, राज्य सार्वजनिक उपक्रमों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है। इन रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी सरकार की बड़ी चूक और असफलताओं का विवरण होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि CAG की रिपोर्ट में शराब घोटाला के सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही गई है। शराब नीति को लागू करने में होने वाली चूक की बात कही गई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज कर देने की बात सामने आई है और आबकारी नीति मामले की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने इस मामले में एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज किया था। जो कंपनी पहले से ब्लैकलिस्टेड थी उन्हें शराब बेचने का लाइसेंस सरकार ने दे दिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती क्योंकि रिपोर्ट अगर दिल्ली विधानसभा के पटल पर आती है तो उसके आधार पर जांच शुरू की जा सकती है।
रिपोर्ट अभी टेबल नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सीएजी की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल पर सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास में मुख्यमंत्री के तौर पर रहने के दौरान निर्माण में वित्तीय अनियमितता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सीएजी के निष्कर्षों का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिसकी लागत 8 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 32 करोड़ रुपए हो गई। बीजेपी का यह भी आरोप है कि 2022 में जब अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास का रिनोवेशन चल रहा था, उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रिनोवेशन की परमिशन दी। सीएजी की रिपोर्ट में बड़े स्तर पर अनियमितता की बात कही गई है, जिसके कारण सत्येंद्र जैन की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएजी की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गड़बड़ियों का भी जिक्र है। आरोप है कि कोविड प्रतिबंधों के कारण जनवरी 2022 का लाइसेंस शुल्क के रूप में 144 करोड़ रुपए की छूट रिटेल लाइसेंस धारियों को कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना दी गई। इसके साथ ही बीजेपी का आरोप यह भी है कि मोहल्ला क्लिनिक में कई हजार फर्जी मरीज बनाए गए। ये फर्जी मरीज फॉल्स नंबर पर रजिस्टर किए गए। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया था कि 18,000 से ज्यादा घोस्ट पेशेंट्स बनाए गए। अगर ये गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाएगा और उसके बाद जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं, जिसके चलते दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कथित कैग रिपोर्ट को लेकर 144 करोड़ रुपए की छूट दिए जाने के मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अरविंद केजरीवाल खुद को सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार मानते थे। कहते थे कि पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैं जो कहता हूं वही सच है। इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि मुझे पता है यमुना की सफाई करने से वोट नहीं मिलते, इसलिए नहीं करवाई। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए जो फंड दिए, केजरीवाल ने उसको भी इधर उधर कर दिया। लेकिन ये जानकर केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को गहरा धक्का लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि बीजेपी की नई सरकार के गठन से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो गई है। बड़ी बात यह कि जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने यमुना की सफाई करवानी चाहिए तो केजरीवाल ने उसमें पेंच फंसाकर होने नहीं दिया। केजरीवाल ने इसी यमुना में जहर मिलाए जाने की बात कही थी। अब उन्हीं एलजी वीके सक्सेना ने यमुना से जहर निकालना शुरू कर दिया। उपराज्यपाल कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सफाई अभियान में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी मशीनें लगाकर नदी से कचरे के और गाद के सफाई का काम शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यमुना की सफाई के इस अभियान को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसीज के बीच तालमेल बेहद जरूरी है। दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और डीडीए को एक साथ मिलाकर काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया गया कि वे शहर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में बिना ट्रीट किए गए गंदे पानी के बहाव पर कड़ी निगरानी रखें। उपराज्यपाल ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमुना की सफाई के लिए एक 4 स्तरीय रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत अलग अलग चरणों में काम किया जाएगा। पहले चरण में यमुना नदी के मुख्य धारा में जमा कचरे को और गाद को हटाया जाएगा। फिर दूसरे चरण में नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य बड़े नालों की सफाई की जाएगी ताकि गंदगी नदी में न पहुंचे। तीसरे चरण में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और कामकाज की दैनिक निगरानी की जाएगी। चौथे और आखिरी चरण में नए एसटीपी और डीएसटीपी लगाए जाएंगे ताकि 400 एमजीडी सीवर ट्रीटमेंट के कमी को पूरा किया जा सके। इस योजना का लक्ष्य 3 वर्षों में यमुना को साफ करना है। इसके लिए समयबद्ध तरीके से काम किया जाएगा और हर स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यमुना की सफाई से न केवल नदी का जल स्तर सुधरेगा बल्कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ पर्यावरण भी मिलेगा। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इस अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी और आम जनता को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाएगी। यमुना की सफाई से दिल्ली के जल संकट की समस्या कम होगी और लोगों को स्वच्छ पानी मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में लगातार तीसरी बार कांग्रेस एक भी सीट न जीत सकी, लेकिन इससे कांग्रेस और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी अब बंगाल की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। असल में राहुल गांधी की यात्रा का राज दिल्ली के नतीजों में छिपा है, जहां कांग्रेस की वजह से केजरीवाल को गहरे जख्म लगे। हालांकि राजनीति में 2 और 2 का जोड़ 4 नहीं होता, लेकिन सामान्य गणित के हिसाब से कांग्रेस ने ही केजरीवाल को दिल्ली में धूल चटा दी। कोई माने या न माने, पर कांग्रेस ऐसा मानती है। कांग्रेस का मानना है कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की ताकत का अंदाजा हो गया होगा।
कि वो अगर नहीं भी जीती तो उनका खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। मतलब अब केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ कुछ करने से पहले कई बार सोचेंगे। अब कांग्रेस इसी फॉर्मूले को बंगाल में लागू करने का इरादा रखती है। असल में कांग्रेस की नई रणनीति यही है, पहले जख्म दो और फिर बाद में उस पर मरहम लगाओ। लेकिन फिलहाल अपने सहयोगी दलों को तगड़े और गहरे जख्म देने का इरादा रखती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस न तो यूपी में अखिलेश यादव के साथ नरमी दिखाएगी और न ही बिहार में लालू यादव के साथ। यही वजह है कि राहुल गांधी इस तरह से एग्रेसिव अभियान चला रहे हैं, खास तौर से जब दिल्ली विधानसभा के हालिया चुनाव में उनकी पार्टी खाता भी न खोल सकी। दिल्ली के योद्धा अभी ठीक से अपने खेमों में बैठे भी नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बंगाल के अभियान की घोषणा कर दी। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने 13 साल तक राज्य में संघर्ष किया और फिर 2011 में लाल दुर्ग को फतह कर लिया। राइटर्स बिल्डिंग पर लगातार 34 साल से लेफ्ट पार्टियों का कब्जा रहा। वाम मोर्चे के आखिरी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के बाद राज्य में वामपंथी ताकतें कमजोर होती गईं, लेकिन कांग्रेस के लिए खुद ममता बनर्जी ही बड़ी चुनौती बन गईं। इधर बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने की कोशिशों में लगी हुई है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2021 के चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस और वाम दलों को पीछे छोड़ दिया था। राज्य में 294 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में 215 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई, तो बीजेपी 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी नेताओं के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने तरीके से लगा हुआ है। इस तरह से कांग्रेस को वहां घुसने में बहुत अधिक ताकत लगानी होगी। जानकार राहुल गांधी की पदयात्रा को इसी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। उनका मानना है कि पहले वे राज्य में कांग्रेस की ताकत दिखाएंगे। राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दल तभी सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे जब वो अपनी ताकत दिखाएगी। राहुल गांधी की समझ में आ गया कि कांग्रेस को बिहार के अलावा हर राज्य में अपनी ताकत बढ़ानी होगी। फिर जो पार्टियां बीजेपी को सांप्रदायिक ताकत के तौर पर देखती हैं, वे उसके साथ आ सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार का गठन होते ही अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगना तो महज शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होगा जब बीजेपी की नई कैबिनेट के सामने सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएजी की 14 रिपोर्ट में केजरीवाल और उनकी पूरी टीम का सारा कच्चा चिट्ठा है और इन मामलों में न तो आतिशी मरलेना बचेंगी और बेरोजगार सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय से लेकर केजरीवाल तक सबके सब नपने वाले हैं। सीवीसी ने शीश महल की जांच के आदेश देकर केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यही वजह है कि चुनाव में मिली हार के बाद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, गोपाल राय से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सबके सब खामोश हैं। इस बीच आतिशी मरलेना ने 1-2 बयान जरूर दिए, लेकिन वे सारे बेकार किस्म के हैं। यही वजह है कि बीजेपी नेता अब खुलकर कहने लगे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री जेल जाएंगे, समय आने दीजिए। सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने दीजिए। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कैबिनेट के सामने सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पाई पाई का हिसाब वसूला जाएगा। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल नियुक्त होने के बाद जब हमारी पहली बैठक होगी और उसमें सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, घोटाला सामने आएगा तो जिन्होंने भी घोटाला किया है वो सारे मंत्री जेल जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि घोटालों को छिपाया जा रहा है, यहां तक कि दिल्ली सरकार का सोशल मीडिया अकाउंट हाईजैक कर लिया गया। मैंने एलजी से शिकायत की है। आईटी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम बचने वाली नहीं है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि सीएजी रिपोर्ट पेश होगी तो उसमें शराब नीति और गड़बड़ झाला खुलकर सामने आएगा। जांच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर आतिशी तक भी जा सकती है और कहा जा रहा है कि इस चूक की वजह से सरकार को करीब 2026 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ और इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में हुई धांधली के बारे में भी खुलासा होगा। इसमें लोक निर्माण विभाग की सीधी मिलीभगत है। ये विभाग आतिशी के पास भी रहा और उन तक आंच पहुंच सकती है। स्वास्थ्य विभाग में घपले की बात कही जा रही है। सत्येंद्र जैन के बाद ये विभाग सौरभ भारद्वाज के पास रहा। मुहल्ला क्लिनिक को लेकर उठ रहे सवाल, जिसमें फर्जी लैब और जांच रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदूषण पर भी रिपोर्ट में जानकारी आ सकती है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब इससे निपटने की जिम्मेदारी गोपाल राय के कंधों पर थी और बीजेपी नेता उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट इसी वजह से विधानसभा में पेश नहीं कर रहे थे क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं का खेल उजागर हो जाएगा। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और उसे सामने लाया जाएगा। दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी की शर्मनाक विदाई के बाद अब एमसीडी से भी केजरीवाल की पार्टी का जाना करीब करीब तय हो गया है। अप्रैल महीने में मेयर पद का चुनाव होना है और माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली का मेयर बीजेपी का ही होगा। आम आदमी पार्टी के कई पार्षद पहले भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
लेकिन चुनावों के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी में टूट हुई और उसके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। 3 पार्षदों के इस्तीफे के बाद ये पूरी तरह से तय हो गया है कि एमसीडी में अब बीजेपी का कब्जा होने वाला है। वैसे भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता आते ही इतनी सियासत हो गई कि 3 साल बीत जाने के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी का गठन तक नहीं हो पाया। इसके लिए चुनाव भी हुए जिसमें बीजेपी जीत गई, लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट में पेंच फंसा दिया। 3 पार्षदों के भाजपा में जाने के बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों की संख्या बराबर हो गई है। जल्द ही 11 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे तय करेंगे कि एमसीडी में आपकी सत्ता होगी या फिर दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद अनित बसोया, निखिल चपराना और धर्मवीर सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दल बदल के बाद 250 सदस्यों वाले सदन में केजरीवाल के 116 पार्षद बच गए हैं, तो भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। दोनों संख्या बल में अब बराबरी है। कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। ऐसे में कांग्रेस की भूमिका भी अहम हो गई है। यदि उपचुनाव के नतीजे केजरीवाल के हक में नहीं गए या कुछ और पार्षद भाजपा में आ गए तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से एमसीडी निकल सकती है या फिर उसे कांग्रेस के सहारे की जरूरत होगी। द्वारका बी वार्ड से भाजपा के पार्षद कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से सांसद बन चुकी हैं। उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही ये पद खाली है। अब विधानसभा चुनाव में भी 17 पार्षद मैदान में उतरे थे। इसमें से भाजपा के 7 और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद विधायक बन चुके हैं। इस हिसाब से कुल 11 सीटें खाली हो गई हैं। एमसीडी में मौजूदा समीकरण को देखते हुए ये उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 सालों से काबिज भाजपा को हरा दिया था। तब आम आदमी पार्टी ने 134 और भाजपा ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस 9 वार्ड्स में जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई पार्षद धीरे धीरे टूटकर भाजपा में जा चुके हैं। मेयर का पिछला चुनाव 2024 नवंबर में हुआ था, लेकिन कार्यकाल केवल 5 महीने का है। तब आम आदमी पार्टी के महेश खींची बीजेपी के किशन लाल से केवल 3 वोटों से ही जीत पाए थे। मेयर चुनाव में कुल 263 वोट डाले गए थे, जिसमें महेश खींची को 133 और किशन लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इन विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अगले ही दिन सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा की मौजूदगी में 8 विधायकों ने पार्टी ज्वाइन की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।